हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, यानी कि केमिस्ट्री की आज से हम लोग शुरुआत करेंगे। जो पहला चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री से, वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की चर्चा होगी। तो पहले हम क्लास 9 में आपने पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उस पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर किन किन साइंटिस्ट ने काम किया था, अपना अपना मत दिया था, उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। अभी पढ़ना क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। उन सारे एलिमेंट्स जो कि आप क्लासीफाई किए थे पीरियोडिक टेबल के रूप में, उसमें एक चीज़ ऐसी होगी, उस एलिमेंट्स एक ट्रेंड को, एक पैटर्न को फॉलो करती है। उस पैटर्न के अंदर कई तरह के प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, यानी कि मान लेते हैं एटॉमिक साइज एक प्रॉपर्टी है उन एलिमेंट्स की, जो कि एक ट्रेंड के रूप में, एक पैटर्न के रूप में पीरियोडिक टेबल में फॉलो होती है। उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या करते थे कि पीरियोडिक टेबल आखिर क्या है, थोड़ी सी उसको रिकॉल कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या था कि पीरियोडिक टेबल एक फॉर्म है, एक ट्यूबुलर फॉर्म है। उसका डेफिनेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नॉन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज are grouped together in a tubular form. That tubular form is known as periodic table. उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल से ही एक टर्म उठ के आ रहा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, यानी पीरियोडिसिटी का जो है, ये जो टॉपिक है उससे उठ के आता है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो पहला टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर, वो होगा आपका एटॉमिक साइज पर डिस्कशन। आपके बुक में दिया हुआ है एटॉमिक साइज पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एटॉमिक साइज को चलिए कोशिश करते हैं समझने का। तो आप मुझे बताइए कि मैटर क्या है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। एक सिंपल डेफिनेशन है मैटर की। सभी वो पदार्थ, वो सभी चीज़ है जिसके पास द्रव्यमान है और जगह को लेती है, वो सभी चीज़ को हम लोग पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हमारे पास एक मैटर है। इस मैटर का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ह्यूमन का जो बॉडी है, वो कई उसके भी अंदर के यूनिट्स हैं। उस यूनिट को हम लोग सेल बोलते हैं। वो हर एक फंक्शन में काम करता है। यूनिट मतलब क्या, वो हर एक काम करने के लिए बना है, यानी कि यूनिट यानी वो सारा काम कर सकता है जो आपके बॉडी का एक पार्ट कर सकता है। उसी तरह यहाँ पर एटम के अंदर हमें कुछ छोटे छोटे मिलते हैं, स्मॉलेस्ट इनके होते हैं यूनिट्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एटम। सिंपल सी बात है। हम लोग टॉपिक से नहीं हटके हैं, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड टर्म है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एटम, जिस प्रकार से हम लोग सेल की विजिबिलिटी के लिए, सेल को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल करते हैं। सेल के विजिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। वो माइक्रोस्कोप डिफरेंट टाइप्स का होता है। फॉर एग्जांपल आप सिंपल माइक्रोस्कोप पहले यूज़ करते थे, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गया है जो कि वेरी एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है, जो कि लैबोरेटरी वगैरह में आपको देखने को मिलता है। उसका रिजोल्यूशन पावर यानी कि ऑब्जेक्ट को दूर करके दिखाकर करने की क्षमता जो है उसमें ज़्यादा है। अभी माइक्रोस्कोप जो कि एटम के लिए यूज़ हुआ है, एटम की विजिबिलिटी के लिए यूज़ हुआ, उस माइक्रोस्कोप को बोलते हैं हम लोग STM। उस माइक्रोस्कोप का नाम है STM। इसका फुल फॉर्म है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हुआ है एटम के विजिबिलिटी के लिए। जब एटम को देखा गया, साइंटिस्ट ने एटम को जब देखा थ्रू दिस स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि एटम इज एज्यूम्ड to be a spherical in shape। spherical in shape यानी एटम को कैसा माना गया,
कि एटम का जो शेप होता है वो कहीं ना कहीं स्पेरिकल शेप होता है, जो मैथ का स्पेरिकल पढ़ते हैं आप लोग। यानी मैथ में जो स्पेरिकल के ऊपर जो वैलिड फॉर्मूलेस होंगे वो सारे इस एटम पर वैलिड होंगे, क्योंकि ये स्पेरिकल शेप का, यानी कि स्पेरिकल का एरिया का फॉर्मूला इस एटम पर भी वैलिड होगा, उसका डेंसिटी का फॉर्मूला इस एटम पर भी वैलिड होगा, उसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला इस पर भी वैलिड होगा। यानी हर तरह का जो फॉर्मूला स्पेरिकल शेप, मैथमेटिक्स का स्पेरिकल शेप में यूज़ होता है, वो सारा का सारा हम एटम में यूज़ करके उसका निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। एटम को माना गया है स्पेरिकल इन शेप, ठीक है। ये हमारे पास एक एटम है, इसके बीच में क्या रहता है, न्यूट्रॉन, एटम का न्यूक्लियस रहता है। एटम का सब एटॉमिक पार्ट भी देखने को मिलता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, एटम है उसके भी सब एटॉमिक पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है अपने अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को रखता है। न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना हुआ है, और इसके चारों ओर होती हैं सेल्स जिसमें रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर होती हैं सेल, ये पूरा डायग्राम है, ये पूरा आप बोल सकते हैं सेल का डायग्राम है, जिसके अंदर दिखाया गया है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करती है। सिंपल सी बात है। हम पढ़ते क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है किसके चारों ओर, अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस रूप में है, इलेक्ट्रॉन एक क्या है, उसके बारे में चर्चा नहीं हुई होगी अभी तक। तो इलेक्ट्रॉन जो मैं बता रहा हूँ अभी, एक आपको शायद ही झटका लग सकता है सुन के, आपने कभी सुना नहीं होगा एक टर्म को, मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार का पार्टिकल नहीं है दोस्तों। पार्टिकल मतलब कण नहीं है, तो कण नहीं है तो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, कुछ तो रिवॉल्व, कण नहीं है तो क्या है फिर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज़ ए वेव। क्या याद रखना है आपसे, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है, किसी प्रकार का पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन इज ए पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज ए पार्टिकल, बट इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्टिकल। ये एक वेव है। क्या है, ये एक वेव है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है। आप यहाँ से आप इतना सा बात याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो एटॉमिक साइज की बात कर रहे थे ना, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, चलिए इसको समझने की प्रयास करते हैं। एटॉमिक साइज कुछ नहीं होता है, एटम के न्यूक्लियस से उसके इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, बस यही होती है एटॉमिक साइज। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यही है एटॉमिक साइज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज नाम देते हैं। क्या बोल सकते द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल electron of an atom is known as atomic size. The distance between the valence shell electron of an atom is called atomic size. ये था सिंपल सा डेफिनेशन जो कि आपका वैलिड रहेगा अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं। इसी से आपको क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज का डेफिनेशन आपसे आता है, तो आपको यही लिखना है उसके अंदर। लेकिन जब अभी हमने एक तुरंत बात की कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज बोलेंगे, ठीक है। एक बंदा आया, वो हमसे बोल रहा है कि ठीक है सर, आप जो बताएं वो तो मैं पूरी तरह से मानने को तैयार हूँ, लेकिन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को मैं मेज़र कर रहा हूँ, और कोई बी बंदा आया मेरे पास, बी नाम का कोई बंदा है, वो भी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की ही दूरी को मेज़र कर रहा है। दोनों मैंने एक ही एटम को दिया है, उसे एक ही एटम है, मैं मान लेते हैं ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम है, दोनों को मैंने सेम ही एटम दिया है। ये जब मेज़र करता है, इसका जो दूरी है यहाँ से इस पॉइंट को, इस पॉइंट से हम लोग रेडियस से डिनोट कर सकते हैं, ये रेडियस इसको बोल सकते हैं, ये रेडियस हो गया। सर्कल है तो स्फेरिकल है तो ये रेडियस ही हुआ, सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स है। ये जब हम मेरे पास रेडियस मेज़र करके आया, इसका रेडियस जो है, इस बंदे का ए का रेडियस बी के रेडियस से, ए का रेडियस बी के रेडियस से मैच नहीं हो रहा था।
क्यों मैच नहीं हो रहा था, तब ये डेफिनेशन तब तो गलत हो जाएगी जब मैच नहीं हो रहा है, ये मतलब ये सही से नापा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों प्रिसाइजली एकदम परफेक्ट नापा था, दोनों के नापने में कोई शक नहीं था, दोनों 100% जैसा मेजर यहाँ पर उनको मिला उसी तरह मेज़र किया, तो क्यों ये सही नहीं हुआ? कारण क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एक वेव है, हो सकता है जब ये मेज़र कर रहा होगा तो ये वेव ऐसी होगी, यहाँ से ये मेज़रमेंट लिया, ये जब वेव ये मेज़र जब कर रहा होगा तो ये इस तरह से हुआ होगा, यहाँ पर ये वाला अप साइड में क्या होगा, ये डाउन वाला में क्या होगा, ये अप वाला में क्या होगा। इसीलिए तो रेडियस में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी एटॉमिक साइज के अंदर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये जो होता है किस कारण से होता है? ये इलेक्ट्रॉन के वेव होने के कारण, जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करती है सेल के चारों ओर इन दी फॉर्म ऑफ वेव। आप उसमें ये एक ऐड कर दीजिए कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड दी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन दी फॉर्म ऑफ वेव। आप ये जो इन दी फॉर्म ऑफ वेव जो एक नया आपको मैं एक टर्म दे रहा हूँ उसको आप ऐड कर लीजिए इसके पीछे, तब ये आपको काम देगा आगे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन का इसके कारण से तो इसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के वेव होने के कारण क्या होता है कि ये एटम का जो है, इस एटम का बाउंड्री डिफाइन नहीं है, बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड बाउंड्री यहाँ डिफाइन ही नहीं हो रहा है, बाउंड्री इज नॉट डिफाइंड, बाउंड्री डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। जब बाउंड्री डिफाइंड नहीं हो पा रहा है तो अब एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज कैसे निकाले? साइंटिस्ट में बच गई खलबली। साइंटिस्ट ने क्या किया कि अब जो है हम मेज़र करेंगे या निकालेंगे एटॉमिक साइज और एटॉमिक और जिसको हम लोग रेडियस बोल रहे हैं उसी को हम लोग कैसे निकालेंगे? बॉन्डेड स्टेट में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जब एटम किसी प्रकार का बॉन्ड बना लेगा बॉन्डेड स्टेट में निकालेंगे या फिर इंटरैक्शन स्टेट में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? दो तरीके में निकाल सकते हैं, या तो बॉन्डेड स्टेट में या तो इंटरैक्शन स्टेट में निकालेंगे। दो तरीके से हम अब एटॉमिक रेडियस को निकाल सकते हैं। एक तो पहला है बॉन्डेड स्टेट, दूसरा है इंटरैक्शन स्टेट। अब जो है मैं ये आपको क्यों बताया, क्योंकि देखिए आपके सिलेबस में ये नहीं है, सिलेबस में ये नहीं है पर एक्सेप्शन सिलेबस में है, और उस एक्सेप्शन को समझने के लिए ये थियोरेटिकल पार्ट आपको ये जो था थोड़ी सी हायर जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको मुझे समझाना पड़ा। चलिए थोड़ी अब आगे बात करते हैं कि बॉन्डेड स्टेट और इंटरैक्शन स्टेट के हिसाब से अब हम किस प्रकार से एटॉमिक साइज को मेज़र कर सकते हैं, उस पर होगी अब थोड़ी बहुत हम लोग की चर्चा। बॉन्डेड स्टेट या इंटरैक्शन स्टेट के रूप में रेडियस का जो टाइप है, बॉन्डेड स्टेट में रेडियस को निकालने का टाइप कई है हमारे पास। एक को आप कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। एक को बोलते हैं हम लोग वॉन्डर वॉल रेडियस, वॉन्डर वॉल रेडियस। एक है हमारे पास मेटेलिक रेडियस। क्या है हमारे पास? मेटेलिक रेडियस। एक हमारे पास है आयनिक रेडियस। ना हमें अभी कोवेलेंट रेडियस पढ़ना है, ना हमें मेटेलिक रेडियस पढ़ना है, ना हमें आयनिक रेडियस पढ़ना है। कोवेलेंट रेडियस हमारे सिलेबस में नहीं है, वॉन डेर वाल रेडियस भी सिलेबस में नहीं है, मेटेलिक रेडियस भी सिलेबस में नहीं है, आयनिक रेडियस भी सिलेबस में नहीं है। लेकिन वॉन डेर वाल रेडियस को पढ़ने का कारण क्या होगा? क्योंकि ये एक्सेप्शन इसी से मुझे पता चलेगा। अभी मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगा कि कैसे अलोंग अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप जो एटॉमिक साइज का जो वेरिएशन होता है वो इंक्रीज होते साथ डिक्रीज होता है, लेकिन इसमें ये वैलिड नहीं है, इस एलिमेंट में ये वैलिड नहीं है। वो कैसे वैलिड नहीं है? एक्सेप्शन हो गया वो। जब वो एक्सेप्शन को समझने के लिए वॉन डेर वाल रेडियस आपको समझना होगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वॉन डेर वाल रेडियस। ये वॉन डेर वाल रेडियस क्या होता है भाई? लिख लेते हैं कि वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस। अब इस पर थोड़ी चर्चा होगी हमारी कि वॉन डेर वाल रेडियस आखिर क्या होता है भाई साहब। तो वॉन डेर वाल रेडियस ऐसी रेडियस है वो बॉन्ड स्टेट में काम नहीं करेंगी, ऐसी रेडियस जो कि विदाउट बॉन्ड काम करती है, विदाउट एनी बॉन्ड। यानी अगर बॉन्डेड स्टेट में नहीं है तो ये इंटरैक्शन स्टेट में होगा। अगर यहाँ पर बॉन्डेड स्टेट में कोवेलेंट बॉन्डेड स्टेट में होता है,
मेटेलिक बॉन्डेड स्टेट में होता है, मैं बोलूँगा वॉन डेर वाल इंटरेक्शन स्टेट में है। तो दोनों वैलिड हो सकते हैं, किसी में बॉन्डेड होगा, किसी में इंटरेक्शन होगा। तो वॉन डेर वाल रेडियस विदाउट एनी बॉन्ड ऐसा एक रेडियस है जो कि विदाउट एनी बॉन्ड का कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें बॉन्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉन्ड होना जरूरी नहीं है यहाँ, ठीक है। विदाउट एनी बॉन्ड काम करता है। पहला पॉइंट, इस वॉन डेर वाल रेडियस को कहाँ से ये टर्म आया मैं बताता हूँ। आपने सुना होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक आप टर्म सुनते आए होंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम का कोई चीज़ होता है, एक फोर्स होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही फोर्स को एक और नाम से जाना जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं वॉन डेर वाल फोर्स। इसी को क्या बोला जाता है, वॉन डेर वाल फोर्स। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में हम एक फोर्स के बारे में समझते थे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं वॉन डेर वाल फोर्स। और इसी वॉन डेर वाल फोर्स के कॉन्सेप्ट से आया है ये वॉन डेर वाल रेडियस, यानी ये मॉलिक्यूल्स में लगने वाला रेडियस है। पहला पॉइंट कि विदाउट एनी बॉन्ड लगता है, दूसरा कि वॉन डेर वाल रेडियस वैलिड किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल में। वॉन डेर वाल रेडियस सिर्फ कैलकुलेट करेगा मॉलिक्यूल के रेडियस को, याद रखना है। मॉलिक्यूल स्टेट में अगर रेडियस है, मॉलिक्यूल स्टेट में अगर एटम है तभी ये वॉन डेर वाल रेडियस लगेगा। और ये वॉन डेर वाल रेडियस का कॉन्सेप्ट आया ड्यू टू नोबल गैस के कारण। नोबल गैसेस क्या है, जितने भी एटम्स आप देख रहे हैं, यानी जितने भी नोबल गैसेस हैं सभी को वॉन डेर वाल रेडियस से ही मेजर किया जा सकता है और किसी भी तरह का इसमें नहीं लगा है। कोवेलेंट रेडियस इसमें फॉलो नहीं होगा, मेटेलिक रेडियस भी फॉलो नहीं होगा, आयनिक रेडियस भी फॉलो नहीं होगा, सिर्फ वॉन डेर वाल रेडियस फॉलो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम नोबल गैसेस के बारे में एक जानते हैं, इसे इनर्ट गैसेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नोबल गैसेस जो होती हैं ये स्टेबल होती हैं। टोटल तरह का अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप देखोगे कि ये एक स्टेबल एलिमेंट है, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन को ना ही शेयर करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। यानी ये किसी प्रकार का अगर बॉन्ड नहीं बनाती है, तो अगर बॉन्ड नहीं बनाएगा, अगर बॉन्ड नहीं बना रहा है और हम एटम को एज ए मेजर करेंगे तो बाउंड्री डिफाइंड तो है नहीं, तो यानी हर बार हमको रेडियस अलग अलग मिलेगा। तो इस वजह से इसको वॉन डेर वाल रेडियस के थ्रू मेजर किया जाता है कि जो नोबल गैसेस के हैं उसको मॉलिक्यूल मान लेते हैं। कोई एक मॉलिक्यूल होगा नोबल गैसेस से बना हुआ है, H2 का मॉलिक्यूल। अब जो है दो H2 हमारे पास है, सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का हम एक मेजरमेंट करेंगे, एक डिस्टेंस लेंगे सेंटर टू सेंटर, उसी को हम लोग बोलेंगे वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, वॉन डेर वाल रेडियस। अभी ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। हाइड्रोजन का एग्जांपल मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का एक एटम है हमारे पास, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है हमारे पास, ठीक है। अब ये दोनों एटम जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, ये दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है अपने जितने पास आना चाहिए, ये दो मॉलिक्यूल है, ये दोनों अपने जितना पास आना चाहते थे वो आ गए। क्या हो गए? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के यानी वॉन डेर वाल फोर्स के थ्रू ये जितना अपने पास आना चाहते थे वो आ गए। अब इससे ज़्यादा ये अपने पास नहीं आ सकते। अब इससे ज़्यादा पास नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते वो भी बता देता हूँ। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास चार्ज कैसा होता है? प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने एक फोर्स पढ़ के रखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम का एक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक नामक एक फोर्स होता है। ये फोर्स किस में होता है भाई? कहाँ पर वैलिड होता है? दिस फोर्स इज वैलिड। ये फोर्स कहाँ लगता है या वैलिड होता है? बिटवीन द चार्जेस। ये फोर्स कहाँ लगता है? बिटवीन द चार्जेस पर लगता है। जहाँ भी चार्ज की बात आए उन चार्जेस के बीच में एक फोर्स हमेशा लगेगा, उस फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर जो होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है एज वेल एज रिपल्सिव भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी होता है एज वेल एज क्या होता है? रिपल्सिव भी होता है। यानी रिपल्सन भी कर सकता है और अट्रैक्शन भी कर सकता है। कैसे? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका क्या है? सिर्फ अट्रैक्शन की क्षमता है उसके पास, रिपल्स कोई चीज़ नहीं करता। ये कैसे करता है? अगर हमारे पास चार्ज जो है लाइक चार्ज आ जाता है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? अपने आप को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं? नहीं, हमेशा रिपल करते हैं। तो लाइक चार्जेस के टाइम पे वो रिपल करेगा। अट्रैक्ट कब करेगा? जब दो अनलाइक चार्जेस की बात करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो एटम के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं ला दूँ, ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी इलेक्ट्रॉन, इसका जितना मैं ज़्यादा पास करने की कोशिश करूँगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सिव काम करने लगेगा, और ये दोनों क्या होने लगेंगे, रिपल्सन का काम होने लगेगा, रिपल्स कर जाएंगे। यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जितना दूर नज़दीक आना चाहते थे आ चुके हैं, अब इससे नज़दीक क्यों नहीं आएंगे, नहीं तो अब इससे ज़्यादा नज़दीक आ नहीं सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक रिपल्सिव का जो रिपल्सिव नेचर वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो यहाँ पर वर्क करने लगेगा, जिसके कारण से ये रिपल कर जाएंगे। इस वजह से यहाँ से बेसी जा नहीं सकते। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब ये जितना पास आना चाहते थे आ गए ना, अब इसके न्यूक्लियस से, यानी इसके न्यूक्लियस के सेंटर से इसके न्यूक्लियस के सेंटर तक का डिस्टेंस को हम लोग मेज़र कर लेते हैं। इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर वॉन्डर वॉल रेडियस बोलेंगे। जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉन्डर वॉल रेडियस। ये जो रेडियस है ये कैसा रेडियस है, वॉन्डर वॉल रेडियस। एक कैसा, ये डिस्टेंस बिटवीन H2, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन S से H2 को डिवाइड कर दीजिए आप 2 से, आपको क्या मिल जाएगा, इस मॉलिक्यूल का रेडियस मिल जाएगा। ये फॉर्मूला होता है वॉन्डर वॉल रेडियस का, कि डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच में जो सेंटर है उसके बीच से आप ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का आपको रेडियस मिल जाएगा। ये है वॉन्डर वॉल रेडियस, और ये वॉन्डर वॉल रेडियस एक्ट करता है नोबल गैसेस पर। नोबल गैसेस पर कोई और दूसरी प्रकार की जो कोवेलेंट रेडियस या मेटल रेडियस और आयनिक रेडियस वर्क नहीं करता है। चलिए अब समझते हैं फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे एटॉमिक साइज को, और इसका ट्रेंड क्या रहता है पीरियडिक टेबल में। तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे पीरियडिक टेबल आपके लिए ड्रॉ करनी होगी। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पीरियडिक टेबल आपके लिए, थोड़ी सी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। ये 1 2 3 4 5, ठीक। One, two, three, four, five, 2 3 4 5, ये हो गया आपके लिए 6। ये अपनी हो जाएगी पीरियोडिक टेबल तैयार। 1 2, इस पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एलिमेंट फिल करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, ये हो गया हमारे लिए फ्रांसियम। ये डाउन ग्रुप एक एलिमेंट को मैंने फिल किया, एक ग्रुप को फिल किया। अब हम अलॉन्ग पीरियड एक फिल कर लेते हैं। लिथियम के बाद आ गया बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये हो गया नियॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह पीरियडिक टेबल हो गया, नॉर्मल सा पीरियडिक टेबल मैंने बनाया। अब अलॉन्ग पीरियड की बात हो रही है, पीरियड इसको बोलेंगे। ये वाली जो लाइन, जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, शायद ये आपको जानकारी होगी। और जो वर्टिकल लाइन है, ये जो लाइन वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अलॉन्ग पीरियड, ऐसा ये हो गया अलॉन्ग पीरियड की बात। अलॉन्ग पीरियड इसी को बोलेंगे, और ऐसे को बोलेंगे डाउन ग्रुप। डाउन ग्रुप में कैसा ट्रेंड चलेगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखने की कोशिश करें कि चलिए हम समझते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 1s1, ओके, नो प्रॉब्लम। लिथियम की देखता हूँ, 1s2, 2s1। सोडियम का देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1।
ये हो गया सोडियम के लिए। अब हम पोटासियम को देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 4d आ जाएगा आपका। 4d कितना आ जाएगा? 2 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 12 हो गया, 6 6 12 हो गया, और डी में कितना आ सकता है? 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं आपका। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है, इसका हमको करना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 2s 2p 2s 3s 3p बात करेंगे हम लोग। 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18, अब आएगा 4s1। ये हो गया, यहीं तक का ज़रूरत था, इससे बेसी हमको करना नहीं। ये कैसा हो गया? डाउन ग्रुप। अब हम करते हैं अलोंग पीरियड के रूप में। लिथियम का हो चुका है, बेरिलियम का देखते हैं। इसका क्या होगा? 1s2 2s2। बोरॉन का देखेंगे 1s2 2s2 2p1। कार्बन का देखेंगे 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का देखेंगे 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का देखेंगे 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का देखेंगे तो 1s2 2s2 2p5। इसी तरह नियॉन का भी आएगा 1s2 2s2 2p6। अब इसको देखें तो के ग्रुप में जो है, यानी सॉरी के सेल में जो है टोटल एलिमेंट्स रह सकते हैं 2। एल सेल में रह सकते हैं 8, ये आपको पता है। यानी के में 2 रहेंगे, एल में 8 रहेंगे। टोटल 8 एलिमेंट्स रहते हैं। एल में 8, के में 2। के पास एक ही सब सेल है, वो है एस। एल के पास 2 सब सेल है, एस और पी। ठीक है, के रख सकता है 2 एलिमेंट्स को, एल रख सकता है अपने अंदर मात्र 8 एलिमेंट्स को, एल सब सेल। और के सब सेल के पास भी के सेल के पास भी एक सब सेल है एस नाम का, एक ही। एल के पास 2 सब सेल है, एस और पी। एस अपने अंदर रख सकता है 2, पी अपने अंदर रख सकता है 6। ये क्लियर है? अब इसको मैंने लिखा तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि वो क्या दिखाई दे रहा है, मैं भी बता देता हूँ कि 1s1 यहाँ पर जो है सेल का जो सेल नंबर है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ के था, यहाँ पर आप देख रहे हैं के और एल आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं के एल एम आ गया, यहाँ पर देखें के एल एम एन आ गया। तो सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा सेल का नंबर सेम है, सब में 2s 2p तक ही इलेक्ट्रॉन है, 2p के बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी कि k और l तक में ही 2p आता है, इसके बाद 3s तो m में आता है। यानी टोटल का टोटल में 2 ही सब सेल है, वो है k और l। इसमें हमें वेरिएशन समझ में आया कि साइज क्यों बढ़ेगा। क्योंकि साइज इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है और इसकी जो सब सेल है, जितनी सब सेल होगी उतनी ज़्यादा इसकी साइज होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अलोंग अ पीरियड में कैसे वेरिएशन आएगा सर? अलोंग ए पीरियड में कैसे वेरिएशन आएगा? तो अलोंग ए पीरियड में सर कैसे वेरिएशन आता है? वो वेरिएशन आता है, एक नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास होता है प्रोटॉन, जिसके पास होता है सिर्फ चार्ज पॉजिटिव। यानी कि Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटीन। Z का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटीन्स, सॉरी प्रोटीन नहीं, प्रोटॉन। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगा, इस न्यूक्लियस के पास सिर्फ एक ही चार्ज होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। दैट चार्ज, द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज हियर नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। इसी चार्ज को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। यानी यहाँ डिफरेंस किस वजह से आएगा? न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। न्यूक्लियर चार्ज कितना ज़्यादा, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन।
नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ते जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ना यानी नंबर ऑफ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो न्यूक्लियर चार्ज से आएगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है देख लीजिए। हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का 2 हो गया, लिथियम का 3 हो गया, तो बेरिलियम का 4 होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 4 है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, तो यानी इतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और इतना ही नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये पता ही आपको, जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिक डिटेल है, आपको पता ही होगा। या 4 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर बढ़ के 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10। कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब इस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है बाबू लोग, थोड़ा सा उसको समझो। इस न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव है, इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन जिसके पास नेगेटिव है। आपने एक फोर्स सुना होगा, दैट फोर्स इज, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में लगता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जितना ज़्यादा चार्ज पॉजिटिव का बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पर अपने आप को हावी कर रहा है, जिसके वजह से क्या होता है, ये और ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं, इधर ज़्यादा खिंचा जाते हैं, इसके वजह से इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। लेकिन कहाँ तक, सिर्फ फ्लोरीन तक। नोबल गैसेस में एक कंडीशन नहीं आती है, नोबल गैस एक्सेप्शन है। इन एवरी पीरियड देयर इज वन एक्सेप्शन, यू कैन सी दैट एक्सेप्शन विल कम इन नोबल गैसेस। वो एक्सेप्शन कहाँ आपको देखने को मिलेगा, नोबल गैसेस में एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ वंडर वॉल रेडियस लगती है। उस वंडर वॉल रेडियस में क्या होता है कि ये तो स्टेबल होते हैं, ऊपर से वंडर वॉल रेडियस लग रही है, तो उसका जो सिस्टमिक साइज होता है ना, वंडर वॉल रेडियस हमेशा ग्रेटर होता है कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस और मेटेलिक रेडियस से। तो वंडर वॉल रेडियस के कारण ये एक्सेप्शन होता है। ठीक है कि नोबल, यहाँ देखिए हीलियम का सबसे अधिक होगा, नियॉन का सबसे अधिक होगा एटॉमिक रेडियस, उसके बाद हीलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का होगा। हीलियम का एक्सेप्शनली हाई एटॉमिक रेडियस होता है ड्यू टू दी वंडर वॉल रेडियस। आप सिंपल से लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ये एक्सेप्शन था और इसी तरह ट्रेंड फॉलो होगा। यानी डाउन अ ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है, डाउन अ ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है कि एटॉमिक साइज के अंदर इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज, और अलोंग अ पीरियड जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिससे कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियस जो है ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसका साइज डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यह वैलिड होगा सिर्फ फ्लोरीन तक, नियॉन में कंडीशन नहीं वैलिड होता, ड्यू टू दी वंडरफॉल रेडियस के कारण। तो ये था टोटल वीडियो एटॉमिक साइज पर। लंबा वीडियो है, कोई बात नहीं, टोटल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यही मेरे लिए बेहतर था। मेरे लिए मुझे संतुष्टि मिला, आपके लिए बेहतर था, मेरे लिए भी बेहतर था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।